हेलो स्टूडेंट्स, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पर वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे और मास्क वगैरह पहन रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रख रहे होंगे, उसमें ज़रा सी भी लापरवाही नहीं दे रहे होंगे। बिकॉज़ यही टाइम है आगे निकलने का, कॉम्पिटिटर्स से आगे जाने का, इम्प्रूव करने का और एक्स्ट्रा कुछ समझने का। तो मैं अभी पढ़ा रहा था, इससे रिसेंट वीडियोज़ में पढ़ा रहा था मैं बिज़नेस स्टडीज़ के क्लास 11 CBSE सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर मैंने सबसे पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था प्राइवेट पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर वगैरह थे। उसके अंदर हमारे फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स थे, जिसमें मैंने सबसे पहले पढ़ाया था सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके फीचर, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस बता दिए थे मैंने। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे। उसकी अगली वीडियो मैंने बनाई थी पार्टनरशिप और उसके फीचर्स पे। तो मैं बता दूं, पार्टनरशिप की मैं एक अलग से सीरीज़ क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज पार्टनरशिप इस वाले चैप्टर में बहुत ही लेंदी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है। अगर उसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो बहुत दिक्कतें फेस होगी आगे जाकर। जैसे भी 12th में पार्टनरशिप की अकाउंटिंग है ना, तो उसमें बहुत दिक्कतें फेस होंगी अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आया। तो इसलिए मैं पार्टनरशिप की एक अलग से सीरीज़ बना रहा हूँ और ऐसे ही मैं कंपनी के साथ करूँगा। कंपनी भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर में, या पूरी बुक में बोलो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको कंपनी पता होनी चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होता है, इसलिए मैं अलग अलग उसकी भी वीडियो बना दूंगा। बट इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप के मैं फीचर बता चुका हूँ, तो उसकी इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे क्या, पार्टनरशिप की मेरिट्स एंड डीमेरिट, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। तो बिना देरी करे, मैं जानता हूँ काफ़ी बोल चुका हूँ, तो अब स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो सबसे पहला मेरिट क्या है पार्टनरशिप का, ईजी टू फॉर्म। तो ये क्या होता है, ईजी टू फॉर्म का मतलब क्या है? जैसे हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ईजी टू फॉर्म, तो वैसे ही क्या है इसमें कि जो इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करनी पड़ती हैं एक पार्टनरशिप को एग्जिस्ट कराने के लिए, एक पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म करने के लिए, वो क्या होती हैं, बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। मतलब बहुत ही कम होती हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स या फिर फॉर्मेलिटीज़ जो एक पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती हैं। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ईजी टू फॉर्म। मतलब इसको स्टार्ट करना, इसको फॉर्म करना बहुत ईजी है, पार्टनरशिप को ज़्यादा कठिन नहीं है। और इसमें रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो आप रजिस्ट्रेशन करवाओ या आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन मत करवाओ, बट रजिस्ट्रेशन के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदे मिलते हैं नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म्स के ऊपर। मतलब अगर आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है एज एन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं है आपकी फॉर्म, तो आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे और आप डिसएडवांटेज में ही जाओगे। मतलब आप एक तरह से बहुत सारे एडवांटेजेस को लॉस कर दोगे, मतलब आप ले ही नहीं पाओगे उसे। तो अब हम सेकंड वाली की बात करें, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। तो बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग क्या होता है? सो हेयर वर्क कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड नॉलेज। मतलब यहाँ पे हम जानते हैं एक पार्टनर तो है नहीं, मिनिमम 2 पार्टनर हैं और 2 से ज़्यादा पार्टनर भी हो सकते हैं। मतलब ये क्या हुआ कि अब अलग अलग पार्टनर्स हैं, तो वर्क को क्या कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं। एक ही वर्क को उतने सारे पार्टनर्स के अंदर बांट सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो वर्क ईजी हो जाएगा करना। ईजी भी हो जाएगा, मतलब एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी वर्क करने की और एक इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। मतलब टाइम भी बचेगा और अच्छे से काम भी हो पाएगा, क्योंकि हर किसी के पास क्या है, छोटा छोटा काम आ गया, छोटे छोटे टास्क में बढ़ गया, तो ईजीली हो पाएगा और टाइम भी बच जाएगा। तो हेयर वर्क कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड नॉलेज। तो अब डिपेंड करता है वर्क कैसे बांटना है, स्किल्स और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा स्किल वाला बंदा है उसको वैसे स्किल वाला काम दिया जाए, जैसी नॉलेज है उस नॉलेज के रिगार्डिंग काम दिया जाए। तो दिस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। तो मैंने भी बताया, अगर आप छोटे छोटे टास्क को बांट दोगे रिपीटेडली, अगर वो पार्टनर्स एक ही टास्क को करेंगे तो क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। और जो एक बड़ा टास्क है, जो मेन टास्क है, उसको अगर छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा तो उससे क्या होगी, एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो थर्ड वाला पॉइंट देखें, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो अब हम जानते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म थी, उसमें सिर्फ कितने वो थे ओनर, उसमें सिर्फ सिंगल ओनर था, उसी को सारा पैसा लगाना था, चाहे वो अपना पैसा लेके आए चाहे कहीं और से उधार पे लेके आए, उसे ही अपना पैसा लगाना था। बट यहाँ पर मिनिमम 2 हैं और मिनिमम 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब मानिए अगर 20 पार्टनर हैं तो वो, और अगर उसे बिज़नेस को चाहिए 20 लाख, तो किसी एक पार्टनर को 20 लाख नहीं देने, हर किसी 20 पार्टनर को 1-1 लाख रुपए देना है। तो उनके ऊपर से लोड कम हो जाता है, इसीलिए वो क्या हो पाता है, इसमें ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो जाते हैं। एक पार्टनर नहीं है,
मिनिमम काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं, काफ़ी सारे पार्टनर्स अपना कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएंगे, कैपिटल लेके आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे एक बिज़नेस के अंदर, एक एंटरप्राइज के अंदर। इसी की वजह से क्या होगा, एक एक्सपेंशन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो ऑल पार्टनर्स प्रोवाइड सम कैपिटल, कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी या फिर कैपेसिटी बोलें ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स आर मोर देन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा एक्सपेंशन के चांसेस। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में मतलब एक जना है, सारा पैसा वही लाएगा, तो लेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिर्फ मेंबर होते हैं एक फैमिली के, वो लाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक रिस्ट्रिक्शन सा हो जाता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर। बट पार्टनरशिप में क्या है, मिनिमम 50 हैं, तो 50 पार्टनर्स अगर अपना पैसा, मैक्सिमम 50 हैं तो 50 पार्टनर्स अगर अपना पैसा लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी फर्म की। बहुत सारा पैसा आएगा, अलग अलग 50-50 लोगों से पैसा आएगा, तो भाई पैसा ज़्यादा तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो आई होप ये वाला भी समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं फोर्थ, रिस्क शेयरिंग। ओके, तो मैंने बताया था कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली होती है कि इसके सबकी इक्वली बटेगी। अगर कोई भी लॉस हुआ तो सब झेलेंगे, इक्वली झेलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसको एक बेनिफिट के तौर पर भी देखा जाता है कि मानिए कि अगर 20 पार्टनर हैं और चांसेस हैं अगर होगा कि मानिए 40,000 का नुकसान होगा, तो हर एक पार्टनर के पास कितना नुकसान झेलने की वो होगी, हर एक पार्टनर को कितना लायबल होगा पे करने के लिए, वो 2000 ऐसे करके। एक पार्टनर को 40,000 का नहीं देना पड़ेगा, सारे 20 पार्टनर को 2000 देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, रिस्क डिवाइड हो गया। तो ये चीज़ क्या करती है, मोटिवेट करती है कि ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट लो, कि अगर नुकसान होगा तो हम सब मिल के भर देंगे। ज़्यादा रिस्की वो होगा, प्रोजेक्ट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। मतलब जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड पूरा करने के लिए, रिवॉर्ड को बढ़ाने के लिए वो रिस्क क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, रिस्की प्रोजेक्ट बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पता है कि हमारे पास इतने सारे पार्टनर्स हैं, इक्वली हम पे कर देंगे, हर किसी पे थोड़ा थोड़ा लोड आएगा। तो ये वाला भी समझ में आ गया हो आई होप। ये क्या है हमारे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो अब बात करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या है हमारा, सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब नो रिक्वायरमेंट टू पब्लिश अकाउंट, हम पढ़ चुके हैं। उनके पास कोई लीगल प्रेशर नहीं है कि आप अपने अकाउंट्स को पब्लिश करें, जनरल पब्लिक को दिखाएं। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ के थ्रू कि आपको दिखाने हैं। ऑल एक्टिविटीज़ आर कैरिड ऑन बाय द पार्टनर। तो सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, पार्टनर के द्वारा ही होती हैं। अब पार्टनर के द्वारा हो रही हैं तो वो चाहेंगे नहीं कि जो हम सीक्रेट यूज़ करें वो कॉम्पिटिटर के पास जाएँ। तो वो क्या होती है, सीक्रेसी बनाए रखते हैं अपने बिजनेस की। जो अभी एक्टिविटी हो रही है, जो भी प्लानिंग वगैरह है, जो भी एक्शंस लेने हैं, उसकी सीक्रेसी बनाए रखते हैं किसके अमाउंट, अपने पार्टनर्स के बीच में ही, ताकि किसी और का बेनिफिट नहीं मिल सके उस वाले प्लान से, उस वाले सीक्रेट से। तो इसी की वजह से क्या होती है, सीक्रेसी बनी रखती है। क्योंकि सारे पार्टनर क्या है कि अगर एक को नुकसान होगा तो सबको ही नुकसान होगा, तो इसीलिए क्या होती है, सीक्रेसी बनाए रखते हैं। तो आई होप वाले समझ में आ गए हों आपको सारे मेरिट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स यूज़ करिए, क्वेश्चन पूछिए, डाउट पूछिए, या फिर कोई भी सजेशन, कोई भी आइडिया हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स यूज़ करके बताएं। तो अब हम बात करेंगे किसकी, डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप के नुकसान क्या होते हैं। अब मानिए कोई बंदा है, उसे सोच रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं बिज़नेस कौन सा स्टार्ट करूँ, पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट करूँ या सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तो हमें पता है कि पार्टनरशिप बिज़नेस के हम मेरिट तो पढ़ चुके हैं, एडवांटेज पढ़ चुके हैं। अब वो देखेगा यार इतने सारे एडवांटेज, बट कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि यार इससे ये नुकसान भी हो सकता है कि अब क्या करा जाए। तो डिसएडवांटेज भी क्या कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे खतरनाक डिसएडवांटेज क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी था अनलिमिटेड लायबिलिटी, और पार्टनरशिप में भी क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि अगर सारे पार्टनर मिलाकर अपना जितना भी फॉर्म में वो है शेयर वगैरह है, जितनी भी कैपिटल लगा रखी है, अगर वो सफिशिएंट नहीं है बाहर वाले लोन को पे करने के लिए, तो उन सब की पर्सनल प्रॉपर्टी पर जो क्रेडिटर हैं वो मांग सकते हैं कि मेरे को इस वाली पर्सनल प्रॉपर्टी में से निकाल के मेरे को मेरा पैसा दो, मुझे मतलब नहीं है। वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी हक रखते हैं अगर फर्म के जो शेयर हैं, उनके फर्म में जो कैपिटल है वो सफिशिएंट नहीं है। तो समझ गए कैसे, कि अगर मानिए उनकी कैपिटल कुल मिला के 20 लाख की है और लोन टोटल अभी बचा है 50 लाख,
तो 20 लाख का तो जो फॉर्म में कैपिटल थी वो हो गई, बट बाकी के 30 लाख क्या है, बाकी के 30 लाख सारे पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी जा सकते हैं। तो ये वाला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया हो। तो सेकंड वाला डिसएडवांटेज देखते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज। इस पार्टनर नंबर इज लिमिटेड ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन विच लीड्स टू द लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो नॉर्मल सी सीधी भाषा में बताऊँ तो मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2014, 50 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। तो 50 मैक्सिमम मेंबर हैं तो ऐसा तो है कि फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं बढ़ जाएंगे, बट उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लग गया ना कि 50 ही लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं बिज़नेस के अंदर एज अ पार्टनर, बाकी लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते एज अ पार्टनर बिज़नेस के अंदर। तो वो रिस्ट्रिक्शन लग गया जिसकी वजह से क्या है, एक टाइम पर आकर एक सर्टेन पीरियड और एक सर्टेन अमाउंट पर आकर उनकी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। हालांकि सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से तो काफ़ी ऊपर है, इतने सारे लोग हैं तो इतना सारा पैसा लगेगा, बट अगर हम कंपनीज़ वगैरह से इसको कंपेयर करें तो उसके सामने तो बहुत 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 कम रिसोर्सेज होंगे इनके पास, बिकॉज कंपनी में तो लाखों लोग वो कर सकते हैं इन्वेस्ट, बट इसमें क्या है मिनिमम और मैक्सिमम 50 लोग ही कर सकते हैं इन्वेस्ट। तो इसकी एक टाइम पर जाकर एक लिमिट आ जाती है जिसके ऊपर वो क्या कहते हैं पार्टनर्स नहीं बढ़ा सकते, और अगर पार्टनर्स नहीं बढ़ेंगे तो रिसोर्सेज क्या है इतनी जल्दी नहीं बढ़ पाएंगे, इतने अच्छे लेवल से और इतने अच्छे परसेंटेज से नहीं बढ़ पाएंगे। तो ड्यू टू दिस पार्टनरशिप फेस प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन एक्सपेंशन बियॉन्ड अ स्पेसिफिक साइज। तो मतलब एक पर्टिकुलर तक साइज तक तो पहुंच जाएगी पार्टनरशिप, बट उसके बाद क्या होगी, उसके बाद प्रॉब्लम्स फेस करने लग जाएगी, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स तो उन्होंने पूरे कर लिए। अब उनके पास जो पार्टनर्स हैं उनके पास पैसा इतना नहीं है कि इतना सारा पैसा लगा दें, तो उसके बाद से उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम थर्ड वाला पॉइंट देखें। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। पार्टनर्स आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, फैमिलीज एंड देयरफॉर दे मे हैव डिफरेंसेस इन ओपिनियन। तो अब मानिए एक पार्टनर है वेस्ट बंगाल का, एक पार्टनर है जम्मू एंड कश्मीर का, एक पार्टनर है यूपी का, एक पार्टनर है मुंबई का। अलग अलग जगह से अलग अलग पार्टनर है, अलग अलग ओपिनियन होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड है उन सबके, अलग अलग बैकग्राउंड है मतलब अलग अलग सोच होंगी उन सबकी। तो एक की सोच दूसरे के लिए ऑफेंडेबल हो सकती है या फिर दूसरे की सोच एक के लिए ऑफेंडेबल हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है मतलब हर दोनों अलग अलग पार्टनर कहते हैं कि नहीं मैं सही हूँ, वो दूसरा वाला कहता है कि नहीं मैं सही हूँ। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट हो जाता है कभी कभार पार्टनर्स के बीच में, ड्यू टू वो सोचते हैं कि मैं सही हूँ मैं सही हूँ। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, कभी कभार लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है किसका, पार्टनरशिप का। इतने सारे लोग उतने सारे ओपिनियन, उतने सारा उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाला क्या है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो फीचर्स में मैंने बताया था कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर वो इनकेपेबल है बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, तो वो क्या होगा, पार्टनरशिप बिजनेस अफेक्ट होगा। मतलब वो पार्टनरशिप के बिजनेस को अफेक्ट करेगा। पार्टनरशिप एक लीगली टर्म पे बोलूँ तो वो एंड आ जाएगा उसका, बट वो डिपेंड करता है किन पे, जो रिमेनिंग पार्टनर है उन पे डिपेंड करता है कि वो ख़त्म करना चाहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस को या कंटिन्यू रखना चाहते हैं। बट एक पार्टनर की डेथ, एक पार्टनर की रिटायरमेंट या एक पार्टनर की इनकैपेबिलिटी की वजह से क्या है, पूरी पार्टनरशिप पर क्या आ गया, असर आ गया। अब एक पार्टनर चाहे तो ये भी बोल सकता है कि हम बंद कर रहे हैं वाला बिज़नेस, मुझे आगे नहीं करना, तो ये भी कह सकता है, उसके पास ये राइट है। तो ये क्या है, हमारा एक डिसएडवांटेज है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ऐसे अब हम बात करें फिफ्थ वाले की, तो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस कैसे, तो मैंने भी आज जैसा बताया कि उनके पास कोई लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर नहीं है, कोई लीगल प्रेशर नहीं है कि तुम अपने अकाउंट्स को पब्लिश करो। तो उसकी वजह से क्या होता है, द फैसिलिटी ऑफ नॉन पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लीड टू लेस ट्रस्ट बाय जनरल पब्लिक। ये तो भाई हो गई थियोरेटिकल भाषा। अब मैं साफ सीधी भाषा में बोलूँ तो अब जो नॉर्मल सिटीज़न है वो पार्टनर्स बनने की सोच रहे हैं, अब वो देखें कि यार मेरे पास इसके फॉर्म्स के अकाउंट्स तो है ही नहीं, क्या करा जाए। अब ये पब्लिश तो करने का इसका कोई मतलब, वो चाहे तो पब्लिश करें चाहे तो पब्लिश नहीं करें, कोई मतलब नहीं है उन्हें, वो लॉ के अकॉर्डिंगली पब्लिश नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते। अब मानिए कोई पार्टनरशिप चाहता है कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूं, बट उसे पता ही नहीं है कि क्या रिटर्न आ रहे हैं, कैसे पॉलिसीज़ होती हैं, कैसे काम चलता है। तो ये क्या होता है, ये नॉन पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स की वजह से लोगों पे क्या होता है, लोगों को ट्रस्ट कम हो जाता है एक पार्टनरशिप फॉर्म में। अब उन्हें पता नहीं है कि अंदर कैसे ऑपरेट हो रहा है, क्या रिटर्न्स आ रहे हैं प्रॉफिट वगैरह पे, क्या
कैपिटल लगाई जा रही है, कैसे काम होता है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, उसकी वजह से ट्रस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा लोगों पे। जब पता ही नहीं है तो ट्रस्ट कैसे करें। अगर हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो एक बिजनेस के तो दिखाई देता है कि हाँ ये प्रॉफिट दे रहा है, ये प्रॉफिटेबल फॉर्म है, इसमें पैसा लगा दो। बट हाथ में जब अकाउंट्स ही नहीं है तो हम कैसे ट्रस्ट कर लें, तुम्हारी बातों में थोड़ी ना ट्रस्ट कर लेंगे। लाखों का मामला है, सिर्फ तुम कह दोगे कि हाँ प्रॉफिट आ रहे हैं तो ऐसे थोड़ी ना ट्रस्ट कर लेंगे। तो यही होता है क्या, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लोगों को कम कॉन्फिडेंस होता है किस पर, पार्टनरशिप फॉर्म पर, ड्यू टू कि उनके अकाउंट्स पब्लिश्ड नहीं होते, उनके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि अकाउंट्स पब्लिश करो। तो ये वाला पॉइंट आई होप समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, या फिर बोले हम डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लायबिलिटी, और एक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी में बता चुका हूँ, ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। तो अगर आपको नहीं पता कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी क्या है तो मैं बता देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी ये है कि अगर एक पार्टनर, तो वैसे पहले सबसे पहले मैं बता दूं क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी ये कहता है कि हर एक पार्टनर क्या है, ओनर है पार्टनरशिप फॉर्म का, और वो फॉर्म का एजेंट, फॉर्म का भी एजेंट है और बाकी सारे पार्टनर का भी एजेंट है। मतलब अगर वो अकेले अपने, मतलब बिना किसी से कंसल्ट करे, बिना किसी से डिसाइड करे, वो अपने अकेले फॉर्म के नाम पर क्या कहते हैं, कोई भी आउटसाइडर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बाकी सारे पार्टनर भी क्या हो गए, बाइंड हो गए, लीगली बाइंड हो गए उस वाले म्यूचुअल एजेंसी के थ्रू। मतलब अगर मानिए वो कह रहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक पार्टनर के बीच में और एक आउटसाइडर के बीच में, और अगर लॉस हो गया, तो ये नहीं है कि वो सिर्फ वो जो पार्टनर है जो कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसने, वो लायबल होगा, सारे पार्टनर लायबल होंगे, चाहे उन्हें पता थी ये बात या नहीं पता थी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यही कहता है रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी यही चीज़ होती है कि एक पार्टनर का एक्शन सारे पार्टनर को कर देता है, बाइंड कर देता है एक पर्टिकुलर डिसीजन से, एक पर्टिकुलर एक्शन से। तो यही होता है रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। क्या है, यही चीज़ है कि अगर एक पार्टनर ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए क्या करा, पर्सनल बेनिफिट के लिए वो आ गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर उसे हो गया नुकसान, पर्सनल बेनिफिट के लिए आया, वो बताया नहीं दूसरे को और उसे हो गया नुकसान, तो क्या है, बाकी सारे पार्टनर भी लायबल हैं उस नुकसान को पे करने के लिए। और डिसऑनेस्ट पार्टनर में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल बेनिफिट, इन दैट केस ऑल द पार्टनर्स विल हैव टू सफ़र द लॉस। अगर लॉस हुआ तो सारे पार्टनर लायबल हैं, चाहे उन्हें पता थी या नहीं पता थी। तो यही होता है रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। तो आई होप आपको ये वाले पॉइंट समझ में आ गए हों। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करवाते रहें। और जूनियर्स हुए, आपके साथ के हुए, फ्रेंड्स हुए, या फिर जो भी दोस्त हैं, उन सबको क्या करें, रेकमेंड करें मेरा चैनल, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। बिकॉज मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपके लिए वीडियो तभी बना पाऊँगा जब आप मेरे को थोड़ा सा दिखाओगे कि हाँ आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आई होप आप सपोर्ट करते रहें। अगर आप कर रहे हैं तो वेरी 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 थैंक यू, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी लग रहा है आपको कि सर आप ये गलत करवा रहे हो, ऐसे मत करो, आप मेरे को कोई आप आइडिया देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हो, बिल्कुल आप दें, कमेंट बॉक्स में यूज़ करें, मैं बिल्कुल उस पर काम करूँगा। सो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट बना रहे मेरे साथ। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।